नमस्कार दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2025 यानी कि इस साल का दूसरा दिन। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर और नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप को लागू किया? तो देखिए, ये संगठन आपका है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। याद रखिएगा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है। और ये प्लान क्या है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए, केंद्र के वायु प्रदूषण नियंत्रण पैनल यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर राज्यों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण को लागू करने का निर्देश दिया है। और जो आपका ग्रैप यानी कि जो आपका ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, ये दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने की रूपरेखा है, जो कि तब सक्रिय होती है जब एक यूआई खराब स्तर पर पहुंच जाता है, खासतौर से ठंडियों में कोहरे के समय। तो इसको याद रखिएगा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को किसने लागू किया है? ये संगठन है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। और अगला प्रश्न हमारा है कि 2025 बॉक्सिंग विश्व कप और तीसरे विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, ये सौभाग्य भारत को मिला है 2025 में। याद रखिएगा, भारत 2025 बॉक्सिंग विश्व कप और तीसरे विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस की मेजबानी करेगा। तो तीसरा विश्व कांग्रेस जो आपका है ये भारत में आयोजित होगा। इसके पहले दो जो विश्व कांग्रेस थे ये कब कब कहाँ कहाँ आयोजित हुए मैं आपको बताऊंगा अभी। ध्यान सुनिए। देखिए, भारत जो है ये नवंबर 2025 में, डेट याद रखिएगा, नवंबर 2025 में नई दिल्ली में विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल और तीसरा विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस का मेजबानी करेगा। और इस आयोजनों का आयोजन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, जो कि वैश्विक बॉक्सिंग में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। देखिए, यहाँ पे हमने बात की तीसरे विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस की। इसके पहले जो पहला विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस था ये 2023 में जर्मनी में, और जो दूसरा वाला विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस था 2024 में अमेरिका में आयोजित किया गया था, और तीसरा भारत में आयोजित होने वाला है। इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में पश्मीना प्रमाणन और अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो देखिए, पश्मीना प्रमाणन और अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण सुविधा का उद्घाटन अभी हाल ही में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में किया गया। आपको बता दें, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में अभी हाल ही में पश्मीना प्रमाणन और अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण सुविधा का उद्घाटन किया। और आपको बता दें, ये उन्नत सुविधा जो है, जो आपका WII यानी कि भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून है, इसको आणविक और आनुवांशिक वन्य जीव संरक्षण अनुसंधान में अग्रणी के रूप में स्थापित करती है। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने महिला किसानों के लिए एग्रीटेक समावेशी विकास के लिए एक व्यावसायिक मामला रिपोर्ट प्रकाशित किया है? तो देखिए, जो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसने महिला किसानों के लिए एग्रीटेक समावेशी विकास के लिए व्यावसायिक मामला रिपोर्ट प्रकाशित किया है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए लिंग समावेशी एग्रीटेक पर जोर देती है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में महिलाएं कपास, चाय, कॉफ़ी और काजू जैसे कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में लगभग 50% कार्यबल का लीडरशिप करती हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में उनको 60% कम तनख्वाह मिलता है या उनसे कम कमाती हैं। यानी कि महिला, कुल मिला के इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में जो महिला किसान हैं, ठीक है, तो महिला किसानों को पुरुषों की अपेक्षा कम सैलरी दी जाती है, वो भी कितना, 60% तक कम, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है इसका नाम क्या है? महिला किसानों के लिए एग्रीटेक समावेशी विकास के लिए एक व्यावसायिक मामला। तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा विश्व आर्थिक मंच ने जो है प्रकाशित किया है। और देखिए, खास बतौर इस रिपोर्ट में कुछ और भी बातें कही गई हैं। देखिए, वित्त, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी की सीमित पहुंच के चलते जो महिलाएं हैं ये चुनौतियों का सामना करती हैं, यानी कि उनको कम पैसे में काम करना पड़ता है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लिंग समावेशी एग्रीटेक उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है, खाद्य नुकसान कम कर सकता है और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत कर सकता है।
साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि समावेशी एग्रीटेक को निजी क्षेत्र की वृद्धि और स्थिरता के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत किया गया है इस रिपोर्ट में। और देखिए बात करें जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है, इसका नाम है विश्व आर्थिक मंच की। तो इसके संस्थापक हैं क्लास श्वाब। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक यानी फाउंडर कौन है, तो यह है क्लास श्वाब। इन्होंने जो है 24 जनवरी 1971 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की थी। और देखिए विश्व आर्थिक मंच का जो हेडक्वार्टर है आपका है स्विट्जरलैंड के क्लोगनी में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने ई कचरे से सोना निकालने के लिए हाइब्रिड एरोजेल विकसित किया है। तो देखिए ई कचरा यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उससे सोना निकालने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे ने जो है हाइब्रिड एरोजेल विकसित किया है। इस जेल की खास बात क्या है ये हम जानते हैं। देखिए ये जो जेल होगा ये समाधान ई कचरे को कम करने और हानिकारक खनन प्रथाओं को रोकने में मदद करेगा। और जो ये एरोजेल है ये सबसे हल्के ठोस पदार्थ हैं, अत्यधिक छिद्रयुक्त, पारदर्शी और बहुत कम घनत्व वाले होते हैं ये। और अपनी विशेषताओं के कारण एरोजेल को सबसे बेहतरीन इंसुलेशन सामग्री के रूप में माना जाता है। तो ये थी डिटेल्स इसके बारे में। याद रखेगा ई कचरे से सोना निकालने के लिए हाइब्रिड एरोजेल विकसित किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे ने। अगला है कि लायन टेल्ड मकाक भारत के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए जो लायन टेल्ड मकाक है ये वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट में पाया जाता है और ये जानवर कुछ इस प्रकार से दिखता है। और आपको बता दें उत्तर पूर्वी एक अध्ययन से पता चला है कि मानव वन्यजीव संपर्क बढ़ने के कारण यानी कि जो मानव है इसका वन्यजीव से संपर्क बढ़ने के कारण जो लायन टेल्ड मकाक जैसे गैर मानव प्राइमेट्स के जो है इनके लिए खतरा बढ़ गया है। देखिए जो लायन टेल्ड मकाक है ये एक पुरानी दुनिया का बंदर है जो कि वृक्षवासी और दिन में सक्रिय रहता है तथा वर्षा वन की ऊंची छतों पर सोता है। ये क्षेत्रीय होता है और नर अपनी आवाज़ के माध्यम से घर की सीमाएं तय करते हैं और 17 प्रकार की ध्वनियों से संवाद करते हैं ये मकाक बंदर। तो इनकी खास बात यह है यानी कि सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि मानव का जंगलों से संपर्क जब से बढ़ गया है तब से इनकी संख्या घट रही है और ये चिंता का विषय है। ये इस पर जो है मतलब गौर देने की ज़रूरत है। इसीलिए ये अध्ययन जो है अभी हाल ही में चर्चा में था। याद रखिएगा कि लायन टेल्ड मकाक भारत के वेस्टर्न घाट क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। सातवां कि हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा हिंदू मंदिर पुजारियों और गुरुद्वारा ग्रंथियों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है। तो देखिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा। आम आदमी पार्टी के जो हेड हैं इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में इनकी सरकार चलती है। देखिए जो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है जिसे आपके प्रमुख यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने घोषित किया हाल ही में। इसका उद्देश्य दिल्ली के हिंदू मंदिर पुजारियों और गुरुद्वारा ग्रंथियों को 18,000 रुपये मासिक सहायता देना है। खैर देखिए ये आदमी बहुत ही क्या बताएं मतलब कुछ कहेंगे नहीं। आप खुद कमेंट बॉक्स में इसके बारे में दो शब्द लिखिए। मतलब देखिए चुनाव आया तब इनको जो है याद आया है कि मतलब पुजारियों को भी और ग्रंथियों को भी जो है पैसे देने हैं। बाकी ये जो है अन्य मदरसों वगैरह में जो है पैसे बांटते रहते हैं मस्जिदों में। देखिए कहने का मतलब आप मस्जिदों में पैसा दे रहे हैं तो मंदिरों के पुजारियों को भी दीजिए और गुरुद्वारे के पुजारियों को दीजिए। जो बौद्ध मंदिर हैं वहाँ के जो बुद्धिस्ट हैं पुजारी हैं उनको भी दीजिए। सबको देना चाहिए भाई, हिंदुस्तान है, सबको समान रूप से जो है माना चाहिए। तो ये भेदभाव करने वाला आदमी है। खैर मुझे पहले तो ठीक लगता था लेकिन अब थोड़ा सा पसंद नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसको दिल पे मत लीजिएगा आप। अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। देखिए मैं इनकी तारीफ भी कभी कभी करता हूँ अपने सेशन में, कभी कभी बुराई भी, क्योंकि अच्छे काम करने वालों की बुराई मतलब अच्छाई का वर्णन करना चाहिए, बुरे काम करने वालों की बुराई जरूर जो है उसको उजागर करना चाहिए। तो खैर ये करंट अफेयर का पार्ट है, याद रखिए। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुरू की है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने इंडस्ट्री 4.0 अपनाने और भारतीय विनिर्माण के लिए रणनीतिक रोडमैप शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए जो भारतीय उद्योग परिसंघ है यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है,
इसने इंडस्ट्री 4.0 अपनाने और भारतीय विनिर्माण के लिए रणनीतिक रोडमैप शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। और जो ये रिपोर्ट है, देखिए इसमें इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है स्मार्ट कनेक्टेड उत्पादन प्रणालियों से है, जो कि भौतिक दुनिया के साथ बातचीत करती है। तो सीधे सीधे बस इतना नोट कर लीजिए कि इंडस्ट्री 4.0 अपनाने और भारतीय विनिर्माण के लिए रणनीतिक रोडमैप शीर्षक वाली रिपोर्ट को जारी किया है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। नवा है कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मुल्ला पेरियार बांध जो है ये केरला में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है ये बांध? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ये बताया है कि जनवरी 2025 में मुल्ला पेरियार बांध के अनुमत जल स्तर को कम करने की याचिका पर जो है ये सुनवाई करेगा, तो इसीलिए ये बांध चर्चा में है। बाकी इस बांध के बारे में हम जानेंगे क्योंकि बहुत बार इसके बारे में पूछा जा चुका है। देखिए जो मुल्ला पेरियार बांध है ये केरल के इडुक्की जिले के थिक्कडी में जो है पेरियार नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और क्लियर हो गया कि पेरियार नदी कहाँ पे है? केरल में, ठीक है। तो जिस पर जो है ये बांध बना है मुल्ला पेरियार बांध, ये एक पत्थर का गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसे 1887 से 1895 के बीच में ब्रिटिश रॉयल इंजीनियर्स की टुकड़ी ने पेनिक्विक के नेतृत्व में बनाया था। और इस बांध की खास बात यह है कि ये 155 फीट ऊंचा है और 1200 फीट लंबा है। इसे चूना पत्थर और सुर्खी से बनाया गया है। ये पश्चिमी घाट के कार्डमम हिल्स में समुद्र तल से 881 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये बांध पेरियार नदी के पानी को तमिलनाडु के वैगई नदी बेसिन की ओर मोड़ता है, जिससे 5 जिलों में 6,85,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। और आपको बता दें इस बांध के पास जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है, जिससे पर्यटन बढ़े। और ये खास बात और है, देखिए तमिलनाडु सरकार इसे 999 साल के ब्रिटिश काल के पट्टे के तहत संचालित करता है। यानी कि अंग्रेजों के समय में जो है 999 साल का पट्टा मिला था तमिलनाडु सरकार को। खैर उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो 999 साल आने में भी बहुत समय है, क्योंकि आज़ादी के अभी जो है 75 साल लगभग पूरे हुए हैं। 10वां है कि कृष्णवेणी संगीत निराजमन महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए कृष्णवेणी संगीत निराजमन महोत्सव जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और आपको बता दें कृष्णवेणी संगीत निराजमन संगीत महोत्सव का दूसरा संस्करण विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली क्षेत्र या कला क्षेत्र ऑडिटोरियम में मनाया गया हाल ही में। और इस 3 दिवसीय महोत्सव में 140 से अधिक कलाकार और 35 कार्यक्रम शामिल हैं, जो कि कर्नाटक संगीत और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं। तो नोट कर लीजिएगा कि कृष्णवेणी संगीत निराजमन महोत्सव आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है, जो कि हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी छात्र इससे जुड़े। देखिए जिन छात्रों को पता नहीं है कि मतलब क्लासेस शुरू हो गई हैं फिर से एक बार, तो उनको बता दीजिएगा। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी छात्र इससे जुड़ सकें। थैंक यू।